हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है, आप लोग फेसबुक पेज से भी जुड़े ताकि आपको और भी करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 10 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आज 10 दिसंबर है और आज ही का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से दो तीन प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जैसे कि मानवाधिकार दिवस जो है इसका प्रतीक कब उद्घाटित किया गया था, या इसका सिंबल, इसका जो चिन्ह है वो कब उद्घाटित किया गया था। तो 23 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क में इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो उद्घाटित किया गया था, उसका शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं कि मानवाधिकार जो दिवस है इसकी शुरुआत कब करी गई थी। तो मानवाधिकार दिवस की शुरुआत करी गई थी 1948 में और भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में आया था। देखिएगा, मानवाधिकार कानून जो है वो भारत में कब से शुरू हुआ था, तो वो 28 सितंबर 1993 से शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। जब आपकी यूपीएसआई के एग्जाम्स आएंगे तब जब मैं आपको जो मूल विधियां पढ़ाऊंगा तो उस समय मानवाधिकार आयोग के बारे में, मानवाधिकार क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। तो अब के लिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में, वन लाइनर फॉर्म में हम पढ़ते हैं, तो अब इस प्रश्न से केवल इतनी जानकारी। अब हम एक एक करके करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है कि किस देश में कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें कि एक कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है। तो अब ऐसा देश है चीन, यानी कि ऑप्शन सी। चीन अब विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने कृत्रिम सूर्य का सही सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो थोड़ी और जानकारियां पढ़ेंगे। ये एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जो ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। जैसा कि सूर्य में भी कौन सी ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा के ऊपर चलता है सूर्य भी, और संलयन प्रक्रिया पर ही ये रिएक्टर शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि जो आगामी जो ऊर्जा से संबंधित जो महत्वाकांक्षा, जो योजनाएं बनेंगी ऊर्जा से संबंधित, ये सारी की सारी क्षतिपूर्ति को पूरा करेगा। जितनी भी आवश्यकताएं होंगी जो ऊर्जा से संबंधित होंगी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। पहली बार 4 दिसंबर को शुरू किया गया था और इस रिएक्टर का नाम है HL2M टोकामेक रिएक्टर। ये इस रिएक्टर का नाम है। ये रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को गर्म प्लाज्मा के एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है जो कि 150 मिलियन सेल्सियस से भी अधिक तापमान तक पहुंच जाता है। देखिएगा, 150 मिलियन सेल्सियस से तापमान, तो इतना अत्यधिक तापमान होने के कारण ही इसका नाम जो है वो एक कृत्रिम सूर्य की तरह रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मिलियनियर्स टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो मिलियनियर्स जो टैक्स है ये लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो अब बना है अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन बी। अर्जेंटीना देश ऐसा बना है जिसने कि जो सबसे अमीर लोग हैं अर्जेंटीना के, उन पर एक विशेष टैक्स लगा दिया गया है और जिसका नाम रखा गया है मिलियनियर्स टैक्स। तो अब इसके बारे में थोड़ी और जब जानकारियां पढ़ेंगे, तो क्योंकि कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे कि पूरे देश में आर्थिक मंदी आई है और कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में हाहाकार या महामारी का इसने रूप ले रखा है शुरू से ही। अब इस दौरान जो चिकित्सा आपूर्ति के लिए देश के जितने भी सबसे अमीर लोग हैं उन पर ये टैक्स लगा दिया गया है।
और उनकी गणना कैसे करी गई है कि भाई किन किन लोगों पर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो जिन लोगों की संपत्ति जो है वो 200 मिलियन पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है, 200 मिलियन पेसो लगभग 18 करोड़ रुपए से अधिक हैं, उन्हें यह टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद अर्जेंटीना में मिलियनियर्स की संख्या कितनी है, तो अर्जेंटीना में मिलियनियर्स की जो संख्या है वो है 12,000। और क्योंकि ये अर्जेंटीना देश द्वारा लगाया गया है तो अर्जेंटीना के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे जैसे कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। बात करें अर्जेंटीना की राजभाषा की तो स्पेनिश जो है वो अर्जेंटीना की राजभाषा है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, तो अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति है मैरिसियो मैक्री। मैरिसियो मैक्री जो है वे वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर हमने पढ़ी, साथ साथ में हमने अर्जेंटीना के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर ली है। ये करंट अफेयर की सीरीज आपको कैसी लगती है, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। लाइक शेयर जरूर करते रहें वीडियो को। साथ साथ में अब मैंने जो बीच में दिन में 1 बजे डेली जो आपको जीएस की क्लासेस देता हूं, तो वो वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितनी घोषित की गई है। तो अभी जो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल की या विश्व की, जो कि नेपाल में स्थित है लेकिन विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है, अब इसकी जो ऊंचाई है ये दोबारा घोषित करी गई है। तो दोबारा इसकी ऊंचाई कितनी घोषित की गई है, तो अब 8,848.86 मीटर से, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये सही है। तो अब इतनी ऊंचाई इसकी घोषित करी गई है। बात करते हैं कि पिछली जो ऊंचाई थी वो तो 8,848 मीटर थी, लेकिन अब 86.86 मीटर की अब उसमें और ज्यादा मापा गया है और ये ऊंचाई नई घोषित करी गई है। बात करते हैं कि ये घोषणा नेपाल और चीन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से घोषणा करी है, कि नेपाल और चीन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करी है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, ऐसी घोषणा करी है। लेकिन अगर बात करें सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर मापी थी। नई ऊंचाई पिछले माप से कितनी अधिक है, तो 86 सेंटीमीटर अधिक है। बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अगर पूछा जाए कि सबसे झील में स्थान कौन सा है, तो वो है मेरियाना ग्रत। ठीक है, तो मेरियाना ग्रत सबसे नीचे है और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत का ही भाग है, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। अब फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। अब इसका शुभारंभ अगर किसके द्वारा किया गया, तो देखिएगा, जब भी कोई फिट इंडिया या खेल से संबंधित किसी भी संस्करण का आयोजन किया जाता है तो हमारे देश में किरेन रिजिजू द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब हम बात करें कि किरेन रिजिजू के द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत देश के जो खेल मंत्री हैं वो तो किरेन रिजिजू है, तो जितने भी खेल से संबंधित आयोजन होते हैं उनको लगभग किरेन रिजिजू ही इनको उद्घाटन करता है उनके। उसके बाद बात करते हैं कि ये एक मेगा साइकिलिंग इवेंट है जो कि 7 दिसंबर से 31 दिसंबर 25 दिनों तक चलने वाला है। नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके इसमें भाग ले सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें भाग लेना है तो वो फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दे और अपने एक स्वयं द्वारा एक निर्धारित की जाएगी दूरी, और उसी दूरी पर प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं, अपनी फोटोज डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर, और वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। उसके बाद 2-3 प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट यहां से बन जाते हैं, जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, ये भारतीय खेल मंत्री हैं, इसलिए मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने रखे हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। 1982 में।
मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं कि महानिदेशक कौन है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है वो है संदीप प्रधान। तो ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, ध्यान रखिएगा ये 2020 नहीं है बल्कि 2021 है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 10वां, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों ने ये देखना है कि यहां 9वां भी तो स्थान है, तो 9वां स्थान मिला था भारत को पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष जो स्थान मिला है वो मिला है 10वां। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और बताता हूं। देखिए, जैसे कि सूचकांक में लिख दिया है 2021, तो ये 2021 के लिए किया है, लेकिन 2021 तो शुरू नहीं हुआ है। तो आप इस चीज को समझ ले कि जब भी पुरस्कार दिए जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2021 का पुरस्कार 2020 में दिया जाता है, 2021 के लिए पुरस्कार 2020 में दिया जाता है, और 2019 का पुरस्कार है वो भी बहुत बार 2020 में दिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये अगले वर्ष के लिए सूचकांक जारी किया गया है 2021 के लिए, जिसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 10वां मिला है। लेकिन बात करें भारत का स्कोर कितना रहा, तो भारत का स्कोर रहा है 63.98। इसके साथ साथ भारत का स्थान 10वां रहा। पिछले वर्ष भारत को 9वां स्थान मिला, और इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों स्थान खाली रहे, रिक्त रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सका, और कम नहीं कर सका तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो इनका खाली कर दिया गया। अब चौथे स्थान पर रहा है स्वीडन, 5वें स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम, 6ठे स्थान पर रहा डेनमार्क, 7वें स्थान पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे, और 9वां स्थान जो है वो मिला है चिली देश को। चिली देश का नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको टॉप 10 सभी देशों को बता दिया है। शुरू के 3 काउंट नहीं किए, उसके बाद 4 से लेकर के 9 तक ये रखे, और 10वां स्थान किसको मिला? भारत को मिला है। उसके बाद अच्छी प्रकार से करंट अफेयर्स का ये सेशन मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लेके आता हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगता होगा। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, क्योंकि अब मैंने अपने जो YouTube चैनल है उसमें प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब आप टॉप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, अब आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, अब आप जीएस को देख सकते हैं, साथ साथ हिंदी और संस्कृत के क्लासेस का भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग उनको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि मोबाइल इंडिया कांग्रेस IMC 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अर्थात इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं कि इस मोबाइल कांग्रेस का विषय क्या है। तो इसका विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। तो ये जानकारी यहां से थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 8 दिसंबर से शुरू होकर के 10 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा, और इस आयोजन को भारतीय दूरसंचार विभाग, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है, इसका आयोजन। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनटीपीसी ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने नर्मदा नदी की स्थापना और दोबारा से उसका रखरखाव, और दोबारा से जहां से भी वो खराब हुई है उसके स्थानों को ठीक करने के लिए इस परियोजना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने समझौता किया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM के साथ, भोपाल के साथ मिलकर के अब एनटीपीसी नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना का शुभारंभ करेगी। इसके साथ मिलकर के दोनों इस परियोजना को अंजाम देंगे। तो चलो थोड़ी जानकारियां और प्राप्त करते हैं कि IIFM अर्थात भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल जो है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। बात करें इसके निदेशक की, तो पंकज श्रीवास्तव जो हैं वे IIFM के
निदेशक है। अगर बात करें एनटीपीसी की, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एनटीपीसी, बहुत बार फुल फॉर्म आती है, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी के एमडी और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। तो ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देश में यूपीआई के द्वारा भुगतान में प्रथम स्थान किसे मिला है? देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हैं, लेन देन करते हैं। तो इस यूपीआई के द्वारा लेन देन करने में जो पहला स्थान रहा है वो किसे मिला है? तो इस यूपीआई के द्वारा भुगतान करने में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है गूगल पे को। भारत में सर्वाधिक भुगतान करने वाला लगभग 43% भुगतान जो है वो गूगल पे के द्वारा किया जाता है। और यहां पर लिखा है फोन पे, तो फोन पे को मिला है दूसरा स्थान, लेकिन जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? गूगल पे को। तो यहां थोड़ी और जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं कि गूगल पे 960 मिलियन लेन देन जो है वो गूगल पे के द्वारा किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार गूगल पे के द्वारा यूपीआई बाजार का 43.4% लेन देन हुआ है। दूसरे स्थान पर 868.4 मिलियन लेन देन के साथ में कौन रहा? फोन पे रहा। बात करते हैं गूगल पे की स्थापना कब हुई थी। तो गूगल पे की स्थापना 11 सितंबर 2015 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना एंड्रॉयड पे के रूप में हुई थी। लेकिन बात करते हैं, ये तो गूगल पे है, तो गूगल पे की स्थापना जो है वो 8 जनवरी 2018 को हुई थी। गूगल एंड्रॉयड पे से गूगल पे नाम परिवर्तन हुआ था इसका 8 जनवरी 2018 को। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 2021 की दूसरी छमाही में 5G नेटवर्किंग तकनीक की शुरुआत करने की घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई? तो यहां से इस प्रश्न के अगर हम आंसर की तरफ चलें तो 2021 की दूसरी छमाही में 5G तकनीक की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है जियो के द्वारा। जियो ने अब ये घोषणा करी है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही होगा। बात करते हैं, थोड़ी और जानकारियां इसके बारे में पढ़ते हैं कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ये घोषणा करी गई है। बात करते हैं कि इसकी जो घोषणा है वो RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने की है। तो क्योंकि जियो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही है, तो अब बात करते हैं RIL के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, तो मुकेश अंबानी जो हैं वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक हैं। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आया है कि वर्ष 2024 ओलंपिक में कौन सा नया खेल जोड़ने की घोषणा करी गई है? तो 2024 ओलंपिक जो है उसमें जो नया खेल जुड़ेगा वो जुड़ेगा ब्रेक डांसिंग, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ब्रेक डांसिंग को 2024 ओलंपिक में जोड़ने का घोषणा करी गई है। लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा ऑप्शन बी, सी और डी, ये जो तीनों ऑप्शन है ये भी नए गेम के रूप में ही जोड़ने की घोषणा करी गई है। लेकिन जो नीचे के जो तीनों है ये तो 2021 के जो ओलंपिक गेम होंगे उनमें ही ये जुड़ जाएंगे, लेकिन ब्रेक डांसिंग 2024 में शुरू होगा। तो ये घोषणा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने की है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो है इनको भी मंजूरी दी गई है, लेकिन ये इवेंट 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसी में इन तीनों को स्थान दिया जाएगा। लेकिन ब्रेक डांसिंग जो है वो 2024 में शुरू होगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है करंट अफेयर्स का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और अब तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाकर भी देता हूं, तो उम्मीद है आप लोग इससे जुड़े रहिएगा।
मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। पीडीएफ को आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से आपका फेसबुक पेज है, वहां से डाउनलोड करें। डेली साथ इसी प्रकार से बने रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।